नमस्कार मेरी यूट्यूब फैमिली, हमशिका वॉइस में आप लोगों का स्वागत है। आइए सुनते हैं फिर से एक नई कहानी। सुनते हैं, मैं दोपहर का खाना बनाकर रख दी हूँ। राजू और पिंकी ट्यूशन पढ़ने जाना है और आज आपकी भी छुट्टी है, तो बस मेरी इतनी मदद कीजिए कि उन दोनों को ट्यूशन छोड़ आइएगा और फिर 1.5 घंटे बाद ले जाइएगा। ध्यान रहे कहीं भूल मत जाइएगा। और हाँ, माँ जी खाना परोसने में आपकी मदद कर देंगी, बस ध्यान रखिएगा कि वो खाना ठीक तरीके से खाएं। वैसे खाने के टेबल पर आप ही रहेंगे तो उन्हें खाना अच्छा ही लगेगा। जब मैं रहूंगी तब वो खाना जरूर बेस्वाद लगेगा। बहू चाहे जितना भी कर ले, बेटा पास रहता है तो माँ बाप को अच्छा लगता ही है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। नेहा अपने पति मानो से मुस्कुराते हुए कहती है। मानो बोला, अगर तुम्हें मेरी माँ का प्यार चाहिए तो अगले जन्म में तुम उनका बेटा बन जाना और मैं उनकी बहू बन जाऊंगा। और वैसे तुम जा कहाँ रही हो जो मुझ पर इतनी बड़ी बड़ी जिम्मेदारी छोड़ रही हो? तुम जानती हो ना कि बच्चे मेरी बात नहीं सुनते हैं और ना ही माँ और पापा। फिर कैसे तुम कुछ घंटों के लिए उन सबकी जिम्मेदारी मुझ पर छोड़ रही हो? नहीं नहीं, मैं नहीं संभाल सकता, तुम हमें छोड़कर नहीं जा सकती हो। नेहा बोली, हद करते हैं आप, सब कुछ करके जा रही हूँ, बस इतना ही तो बोली हूँ कि बच्चे को ट्यूशन छोड़ दीजिएगा और ले आइएगा। माँ जी सब कुछ देख लेंगी। हाँ वो बात अलग है कि मैं सामने रहती हूँ तो वो कुछ करना नहीं चाहती है, वरना मेरे पीछे तो वो बहुत अच्छे से घर संभालती है। आखिर उन्हीं से तो मैंने सीखा है घर गृहस्थी को संभालना। मानो बोला, एक तरफ तो तुम माँ की शिकायत करती हो कि वो तुमसे ज्यादा मुझे चाहती हैं और तुम्हारी वो तारीफ नहीं करती, फिर दूसरी तरफ तुम माँ की तारीफ भी करती हो कि उन्होंने ही तुम्हें घर गृहस्थी सिखाई। पता नहीं तुम माँ के बारे में क्या सोचती हो। नेहा बोली, सुनो जी, जो कहना है कहो, पर मेरी सास के बारे में कुछ मत कहना। और एक बात मैं आपको बता दूं, क्योंकि मुझे लगता है कि आप भूल रहे हैं कि 15 दिन बाद गर्मियों की छुट्टी पड़ने वाली है और मुझे मैके जाना है, तो वहां जाने से पहले उन लोगों के लिए कुछ उपहार ले लेती हूँ और घर का जो भी सामान होगा वो भी लाकर रख दूंगी ताकि आपको बाजार ना जाना पड़े। समझे मेरे भुलक्कड़ पति देव? तभी उधर से नेहा की सास विमला जी आई और बोली, बहू लोग मैके से उपहार लेकर के आते हैं और तुम मैके से उपहार लेकर जाती हो। हमें याद है जब हम मैके जाते थे तो 2 जोड़ी कपड़े ले जाते थे और उधर से घर भर के लिए कपड़े और उपहार, मिठाई और ना जाने क्या क्या लेकर के आते थे, पर यहाँ तो उल्टी गंगा बह रही है। नेहा मुस्कुरा कर बोली, मेरी प्यारी सासू माँ, आपको याद है जब मैं पिछली होली में मैके गई थी और वहां से जब आप सबके लिए माँ ने उपहार भेजे थे तो आपने क्या कहा था? बहू बस उपहार लेकर ही आती हो तो कभी मैके वालों को भी उपहार दिया करो, क्योंकि ससुराल के साथ साथ मैके की भी जिम्मेदारी एक औरत पर होती है। शादी के बाद पति और ससुराल क्या मिल गया, तुम तो उन्हें कुछ देना भी भूल गई। विमला जी सुनकर मुस्कुराने लगी। नेहा बोली, माँ जी मैं 2-3 घंटे में बाजार से होकर के आती हूँ, बस आप लोग अच्छे से खाना खा लीजिएगा। और हाँ, अगर मुझे आने में देर हो जाए तो तब काम वाली आए तो उसे कहिएगा कि रसोई के भी सारे बर्तन लेकर रसोई को साफ कर दे। बस एक बार देख लीजिएगा, वरना वो कामचोर जहाँ जहाँ बर्तन रहता है वहाँ पहुँचती भी नहीं है। अब मैं चलती हूँ वरना लेट हो जाएगा। विमला जी बोली, बहू एक तरफ कहती है कि तुम्हें आने में देर हो जाएगी और फिर तुम तो खाना खाई नहीं हो, फिर कैसे जा सकती हो? नेहा बोली, माँ जी सुबह इतना खाई हूँ कि अभी बिल्कुल भी भूख नहीं है, और भूख लगेगी तो मैं वहाँ मॉल में जूस पी लूंगी। और अब मुझे जाने दीजिए, बस आप लोग ठीक से खा लीजिएगा। और हाँ, आप पति देव जब सब खाना खा ले तो एक बार मुझे बता दीजिएगा, वरना मेरा ध्यान ही लगा रहेगा। इतना कहकर नेहा जल्दी से 2 थैला उठाई और घर से निकल गई। मानो विमला जी से बोला, माँ क्या आपको भी मैके जाने की खुशी में भूख नहीं लगती थी? ना जाने औरतों को ये क्या आदत है, जब वो मैके के लिए कुछ करती हैं या वहां जाने की तैयारी में रहती हैं,
तो उनकी भूख प्यास मिट जाती है। विमला जी बोली, बेटा तुम नहीं समझोगे, औरत का मन मैके और ससुराल में बढ़ जाता है। क्या करे, किसी को भी छोड़ना नहीं चाहती, क्योंकि औरत के अंदर भगवान ने इतनी ममता जो भर रखी है। इतना कहकर विमला जी अपने कमरे में आराम करने लगी और मॉल पहुंचकर नेहा ने सबके लिए कुछ ना कुछ उपहार लिए, यहाँ तक कि ससुराल वालों के लिए भी कुछ ना कुछ ले ही लिया। बस अपने लिए ही कुछ नहीं ली, क्योंकि सबकी खुशी में एक औरत को जितनी खुशी मिलती है वो कोई जान नहीं सकता है। अपने लिए कुछ भी खरीदने से पहले औरत सोचती है बेकार में क्यों खरीदना, जब वही कोई दूसरा एक फूल भी दे दे तो वो बहुत खुश हो जाती है। सारी खरीदारी करके जब नेहा घर पहुंची तो वो थक करके चूर हो गई थी और घर आते ही विमला जी बोली, इसलिए कह रही थी कि बाजार हाट इस गर्मी में जाना ठीक नहीं है। अरे तुम्हारे घर में जितने छोटे हैं तुमसे, बेहतर होता सबको 500-500 रुपया हाथ में पकड़ा देती, अपनी मर्जी से कुछ ले तो लेते, नहीं तुम्हें तो मॉल से ही कपड़े खरीदने हैं, जहाँ 200 की चीज 500 में मिलती है और 500 की चीज 1000 रुपए में। खैर छोड़ो, मेरा क्या है, अपने पति के पैसे लुटा रही हो और अपना ही घाटा कर रही हो। इतना कहकर वो बाहर टहलने चली गई। रोज छोटी मोटी बातें विमला जी नेहा को आते जाते सुना देती थी, पर अब तो नेहा को सुनने की आदत सी हो गई थी। अब वो उनकी बातों को मन पर नहीं लगाती भी नहीं थी। जैसे जैसे दिन बीत रहा था, बच्चे तो नाना नानी के घर जाने के लिए उत्साहित हो रहे थे, पर नेहा को पति और सास ससुर की चिंता सताई जा रही थी कि बहुत कम बहुओं में देखा जाता है कि जाने के एक दिन पहले भी रात में सब खा पी कर जाते हैं, कि नींद लेने अपने अपने गद्देदार बिस्तर ऊपर गए। नेहा मानो से बोली, सुनो जी, मैं क्या कर रही हूँ, क्या इस बार की छुट्टी डाल दूँ? मानो हैरानी से बोले, क्यों क्यों टालना है? अरे मैं संभाल लूंगा, एक बार मुझ पर भरोसा करके तो देखो। इतना कहकर मानो जमाई लेने लगा। उन्हें नींद आ रही थी। नेहा बैठकर सोचने लगी तो उसे पिछले साल की याद आई, जब वो छुट्टियों में 15 दिन के लिए मैके जा रही थी और मानव पत्नी और बच्चों को छोड़ने के लिए स्टेशन गए थे। नेहा ने सख्त हिदायत दी थी, माँ जी और बाबूजी का ध्यान रखिएगा। वैसे तो वो दवाइयाँ समय पर ले लेते हैं, फिर भी समय समय पर उनसे एक बार पूछ लीजिएगा। और हाँ, खाना बाहर का मत मंगवाइएगा, कुछ खाने से उन्हें बदहजमी हो गई लगती है। अपना भी ध्यान रखिएगा, ऐसा ना हो कि सबका ध्यान में अपने साथ लापरवाही कीजिएगा। मैं फोन करके यहाँ की खबर आपसे लेती रहूंगी। ट्रेन खुलने को आई थी, फिर भी नेहा परिवार के लिए अपनी चिंता जता रही थी। मानो बोले, हाँ हाँ ठीक है, अब तुम आराम से जाओ। मैं तो कहता हूँ 15 दिन की बजाय 1 महीने रह करके आओ माँ बाबूजी के साथ, मैं अब मजे करूंगा। और रही बात उनके ख्याल की, तो भूलो मत, मैं उनका इकलौता बेटा हूँ। मानो ने अपनी कॉलर ऊपर करते हुए कहा। नेहा बोली, आपको नहीं लग रहा है, आपको ज्यादा ही अकड़ रहा है। मानो बोले, तुम देख लेना, एक बार मैं तुम्हें शिकायत कर नहीं मिलेगी एक भी, और कोई नहीं कहेगा कि तुम्हें इतनी जल्दी कि घर आ जाओ। नेहा मुस्कुराती हुई ट्रेन में बैठ गई। कुछ ही देर में ट्रेन छुक छुक करती हुई निकल गई। नेहा को छोड़ करके लौटते समय मानो रास्ते में सोचे, अभी तो सुबह के 8:30 बजे हैं, क्यों ना रास्ते से नथुराम की कचौरी और जलेबी लिए चलूं, बाबूजी जो खुश हो जाएंगे, नाश्ते का झंझट भी खत्म हो जाएगा। और नेहा जो बना करके गई है उसे दोपहर में हम सब मिल करके खा लेंगे, फिर दोपहर में माँ को कुछ बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जब मानव घर पहुंचे, उनके हाथों में जलेबी और कचौरी देखकर बाबूजी तो खुशी से फूले नहीं समाये। परंतु दूसरे पल विमला जी बोली, तुझे पता नहीं है कि हम तला भुना हम चीजें नहीं खाते हैं? क्या बहू ने जाने से पहले हमारे लिए तुम्हें कुछ हिदायत दे करके नहीं गई है? हाँ, बात भी सही है, तुम्हें कैसे पता होगा कि हमें क्या पसंद है और हमें क्या फायदा और क्या नुकसान करेगा? तुम घर में रहते ही कहाँ हो? मानो बोला, आप दोनों सास बहू का मुझे समझ में नहीं आता है।
जब सामने रहती हो एक दूसरे पर इल्जाम लगाती हो और जरा सी दूरी नहीं आती है कि दोनों एक दूसरे के गुड़ गाती हो। मैं तो प्यार से लेकर के आया था, पर ठीक है, मैं ही खा लूंगा। आखिर मानव के माता पिता ने बहू के द्वारा बनाए गए नाश्ते को ही खाया। फिर समोसा और जलेबी मानव को ही खत्म करना पड़ा। फिर कुछ ही घंटों में मानव को खट्टी डकार आने लगी। जब मानव माता पिता के दवाई का डब्बा उनके सामने रखा तो विमला जी बोली, पहले खुद जाकर गैस की दवाई ले ले, और इतनी सारी दवाइयों को हमारे सामने रख दिया है कि हमें कैसे पता चलेगा कि अभी हमें कौन सी दवाई लेनी है, क्योंकि ये सब तो बहू देखती थी, मुझे तो पता भी नहीं है कि कौन सी दवाई कब लेनी है। मानव बोले, हे भगवान माँ, ये बात आप पहले ही नहीं बता सकती थी? कम से कम मैं नेहा से पूछ करके लिख लेता और मुझे उसे फोन करना पड़ेगा। मानव ने तुरंत फोन निकाला और नेहा को फोन मिलाया। नेहा उन्हें बताती गई। फिर मानव माता पिता को दवाई खिलाते गए। इसी तरह नेहा के जाने के बाद भी मानव को उसे अनगिनत बार फोन लगाना पड़ा था, जैसे किसी भी चीज में कहाँ रखी है, माँ बाबूजी को क्या पसंद है, ये खाने से कहीं उन्हें नुकसान तो नहीं होगा, कौन सी दवाई कब देनी है। आज माँ को बच्चे की याद आ रही है तो उनसे बात करवा दो। दोनों दिन गिन गिन करके काट रहे थे। कुछ ही रोज में मानो थका थका सा लगने लगा, मानो कुछ अधूरा सा है। एक रोज वो नेहा को फोन किया और बोला, कहना तो नहीं चाहता था पर मैं खुद को बहुत बेबस महसूस करने लगा हूँ। माँ बाबूजी का अकेलापन मुझसे नहीं देखा जा रहा है। मैंने सोचा था कि मुझे तुमसे ये नहीं कहना पड़ेगा कि अब तुम लौट आओ। मैं अपनी कही हुई बातों को वापस ले रहा हूँ। मुझे बहुत घमंड था अपने अकेले बेटे होने का। मैं सब कुछ संभाल सकता हूँ, पर सच तो ये है कि मुझसे नहीं हो पा रहा है। मानो कि सारी अकड़ धरी की धरी रह गई। आखिरकार उसे नेहा को फोन करके एक हफ्ते में ही बुलाना पड़ा। नेहा भी बिना संकोच किए बच्चों को लेकर के वापस आई और नेहा और बच्चों को देखते ही घर के सदस्य के चेहरे पर मुस्कान छा गई थी कि देखने लायक थी। जैसे पतझड़ के सूखे वृक्ष पर कैसे कोमल पत्तियां मुस्कुराती हैं, बिल्कुल वैसे ही सभी के चेहरे खिल रहे थे। मानव अपनी माँ को देखकर बोला, माँ, एक हफ्ते से आपने उदास चेहरा बना कर रखा था। मैं कुछ भी कहता था आपके चेहरे पर हंसी नहीं आती थी, और अपनी बहू जिससे हरदम आप छोटी छोटी बातों के लिए नाराज होती थी, उसे देखकर आप खुश हो गई। ऐसे कैसे हुआ? विमला जी मुस्कुरा कर बोली, तुझे क्या पता, और ऐसा क्यों ना हो भला। आखिर बहू हमारे परिवार की संजीवनी बूटी है, जो अपने कर्मों से हमारे अंदर हर रोज नए जीवन को जीने की चाह जगाती है। अब तुम ही बताओ, ऐसे में मुस्कुराऊं ना तो क्या करूं रूम में, आखिर बहू जो लौट आई है। मानव के पिता हंसकर बोले, बेटा तुम हमारी बात कर रहे हो? तुम्हारे चेहरे की चमक क्यों गायब हो गई थी? खाना खाते थे पर उदास मन से, बस पेट भरने के लिए। अब देखो, बहू को देखा नहीं कि तुम्हारे चेहरे की चमक वापस आ गई। मानव शर्मा रहा था और माँ को बोला, सच कहा पापा, इस एक हफ्ते में मुझे एहसास हो गया कि औरतों की जगह घर में क्या होती है। जब औरत घर में ना हो तो सूनापन लगता है। उसकी बातें करना, हम सबको छोटी छोटी बातों के लिए टोकना, और वो उसकी चिंता, उसी से घर रोशन होता है। विमला जी बोली, जिसे रोज ये बात मर्द को एहसास हो जाए तो औरत की आधी चिंता खत्म हो जाती है और दुनिया भर की खुशी उसे मिल जाती है। मानव हंसकर बोला, हाँ माँ, ये बात तो मैं आज समझ चुका हूँ। और सबसे अहम बात मैंने ये जाना है कि वृद्ध माता पिता की बुढ़ापे की असली सहारा एक बेटा नहीं बल्कि एक अच्छी बहू होती है। अब तो मैं ये बात हर किसी को बताऊंगा कि बेटा अच्छा हो या ना हो, बहू अच्छी होनी बहुत जरूरी है। मानो कि ये बातें सुनकर नेहा की आंखें भर आई। उसने सोचा कि चलो मेरा जीवन सफल हो गया। जब परिवार में पति पत्नी से और सास ससुर बहू से खुश हो तो उस बहू को और क्या चाहिए। उस रोज नेहा ने सबकी मनपसंद चीजें बनाई, सबने भर पेट खाया और खाने के बाद
सास ससुर हो या बच्चे, सब अपने कमरे में ऐसे निश्चिंत होकर सोए मानो जमाने से नहीं सोए हों। मानो ने नेहा का हाथ थाम करके कहा, आज समझ में आया कि तुम्हारे बिना ये घर और मैं बिल्कुल अनाथ हो गए थे। तुम अगली बार से अपने माता पिता को यहीं बुला लेना, पर हमें छोड़ के मत जाना। नेहा ने आगे बढ़ करके मानव को गले से लगा लिया। मित्रों, जब घर में कोई परवाह करता है तभी तो वो हमको टोकता है और आने वाली परेशानियों से आपको सचेत करता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो दिल से आपकी परवाह करता है। तो आप भी उन्हें प्यार और सम्मान के साथ अपनापन जताएं कि आप भी उनकी चिंता करते हैं। आपको ये कहानी कैसी लगी? अपने अनुभव और विचार कमेंट द्वारा मेरे साथ साझा करें। आपका बहुत बहुत आभार समय देने के लिए। धन्यवाद।